हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे। तो हम जो हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किए थे क्लास 12th के लिए, हिस्ट्री चैप्टर 2, उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम आगे। इसके पहले कि हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिया था, 23 तक कर लिया था, ठीक है ना। 24 से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शुंग वंश के बारे में बताना है, यानी शुंग वंश पर प्रकाश डाले और शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई थी इसको हम जानते हैं। तो देखिए, शुंग वंश का जो स्थापना हुआ था ना, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ, इसको मारकर किया था, ठीक है ना। अब इसको बृहद्रथ को किसने मारा था? तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा? बृहद्रथ को मारा, और बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की। कब की थी? 184 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, शुंग वंश की स्थापना की थी। अब देखिए, इसमें जो एक पुष्यमित्र जो था, जो ये पुष्यमित्र इसको मारा था, ये क्या था? एक वीर योद्धा था, इसके साथ एक सेनापति भी था, और क्या था? एक महान शासक भी था, ठीक है ना। ये सारी गुण उसमें मौजूद थी, और वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग्स करता था, ठीक है ना, ब्राह्मण जाति से था वो, ठीक है ना। ये जब मौर्य शासक थे बृहद्रथ, इसको मारने के बाद 36 वर्ष तक इसने शासन किया था, ठीक है। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, ठीक है ना। क्या कराया था? 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। अब अश्वमेध यज्ञ क्यों कराया जाता है? तो अश्वमेध यज्ञ अपने ख्याति को फैलाने के लिए, साम्राज्य को फैलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था देवभूति, ठीक है ना। क्या नाम था? देवभूति। और देवभूति को भी उसके मंत्री ने मार दिया था, जिसके मंत्री का नाम था वसुदेव, ठीक है ना। और 72 ईसा पूर्व में किस वंश की स्थापना की थी? कौंडव वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडो ग्रीक शासक कौन थे, उसके बारे में बताना है। तो इंडो ग्रीक शासक देखते हैं कौन थे। इंडो ग्रीक शासक बताया जाता है कि इंडो ग्रीक जो शासक थे, इन्होंने सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है ना। इसमें एक राजा था जिसका नाम था डेमेट्रियस, उसी ने आक्रमण किया था, ठीक है। और भारत के किस क्षेत्र पे आक्रमण किया था? पंजाब के क्षेत्र पे आक्रमण किया था, ठीक है ना। और उसको आक्रमण करने के बाद पंजाब को जीत भी लिया था। इसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम था मिनांडर, ठीक है ना। क्या नाम था? मिनांडर, जिसको एक और नाम से जाना जाता था, मिलिंद के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता था? मिलिंद के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इन्हीं को सबसे पहले, यानी कि इनको इंडो ग्रीक को ही भारत में सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। इंडो ग्रीक को क्या दिया था? सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया था, यानी उनको बोला था कि सबसे पहले भारत में सोना का सिक्का इन्हीं लोगों ने जारी किया था। इन्हों लोगों ने आर्ट कला का, ठीक है ना, आर्ट और कला का विकास किया था भारत में, ठीक है ना। हेलेनिस्टिक कला का इनको जन्मदाता माना जाता है, और गंधार कला का भी इन्हीं को माना जाता है कि यहीं भारत में क्या किए? ये आर्ट कला भारत में विकसित किए थे, ठीक है। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्थियन कौन थे, ठीक है ना। पार्थियन कौन थे? तो पार्थियन क्या थे? पार्थियन इंडो ग्रीक के बाद आए थे, ठीक है ना। पार्थियन इंडो ग्रीक के बाद आए थे। ये क्या थे? पर्शियन, हिंदू कुश, ये सब सारे इनका नाम था, जो कहाँ से आए थे? सुलेमान पर्वत को पार कर भारत में आए थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि भारत में आकर, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति को अपने अंदर बसा लिया था, ठीक है ना। अपने आप को क्या कहता है? भारतीय संस्कृति के अंदर बसा लिया था। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति इस घर में रहता है, और ये दूसरा देश है, ए देश है, और ये बी देश है। तो यहाँ से यहाँ जाने में ये व्यक्ति को बी वाले व्यक्ति माहौल में क्या है कि ढालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि बहुत जल्दी अपने आप को इस बी वाले जगह पे ढाल लिया था, ठीक है। कहा जाता है ऐसा कि जो ईसाई थे, पादरी थे, संत थॉमस थे, ये क्या थे? इसी के काल में भारत आए थे, इंडो ग्रीक के काल में ही क्या आए थे? भारत आए थे, ठीक है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर कहता है कि शक शासक कौन थे, ठीक है ना। शक के बारे में बताना है। ऐसा बोला जाता है कि शक जो थे ना, वो घुमंतु किस्म के आदमी थे, ठीक है ना, घुमंतु किस्म के लोग थे। और इन्हीं के जैसा एक और जाति था जिसका नाम था यूची। क्या नाम था? यूची। ये भी क्या थे? घुमंतु जाति के थे, ठीक है ना। अब ये क्या थे? जो शक लोग थे, ये यूची नामक जो एक और जनजाति थी, इनको मारकर, मैंने इनको खदेड़ दिया, पीट पाट कर इनको क्या किया? वहाँ से खदेड़ दिया, ठीक है ना।
और खदेड़ने के बाद क्या किया कि ये जिस जगह पर रहते थे सिंधु को अपने क्या किया कि सिंधु वाला जो शहर इलाका था उस पर क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, और वहाँ से पंजाब, काठियावाड़, सौराष्ट्र, मथुरा पर अधिकार कर लिया। किसने? शकों ने। ठीक है, फिर इन्हीं के बारे में बताया जाता है कि क्षत्रप जो प्रणाली थी इन्हीं के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है ना। इसका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था रुद्रदामन। ठीक है, किसका? शक शासक का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था रुद्रदामन। ठीक है ना। रुद्रदामन के बारे में बताया जाता है कि रुद्रदामन गिरनार अभिलेख में, ठीक है ना, क्या किया था? सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। यानी रुद्रदामन जो राजा था उस समय का, उसके बारे में बताया जाता है कि जो गिरनार अभिलेख है उसमें ये बताया गया है कि सुदर्शन झील का इसने क्या किया था? मरम्मत करवाया था। ठीक है ना। और इसी के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? इस अभिलेख से जानकारी मिलती है इसके बारे में। इसके अलावा उसने गुजरात, मालवा, सिंध एवं कोकण में भी क्या किया था? शासन किया था। यानी गुजरात, मालवा में भी क्या किया था? अधिकार किया और शासन किया। ठीक है ना। इसको ऐसा भी बताया जाता है कि इसने कभी भी नाजायज़ कर नहीं लिया। ठीक है ना, यानी कभी भी नाजायज़ टैक्स नहीं लिया। ठीक है ना, जो ज़रूरत थी चीज़ उसी पर टैक्स लेता था, उससे 1 रुपया अधिक नहीं लेता था। और कभी भी इसने गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया। ठीक है ना। इसने क्या किया था कि इसके बाद क्या हुआ कि जो सातवाहन नरेश थे वशिष्ठी पुलवामी, ठीक है ना, क्या किया? इनको परास्त किया। और परास्त करने के बाद क्या हुआ? इसका मृत्यु हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? शकों का पतन हो गया। यानी इस वंश का शासन खत्म हो गया। किसके द्वारा परास्त किया गया? सातवाहन जो नरेश थे पुलवामी, ठीक है ना, उनके द्वारा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सातवाहन कौन थे? व्याख्या करें। यानी सातवाहन के बारे में बताना है। ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है कि सातवाहन जो लोग थे वो विदेशी थे, लेकिन विदेशी नहीं थे, वो इंडिया के ही थे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सातवाहन को विदेशी कहा जाता था, लेकिन वो विदेशी न होकर क्या थे? स्वदेशी थे। ठीक है ना। बोला जाता है कि जो कंडव वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था शिव शर्मा। ठीक है ना। और उसको मारकर शिव शर्मा को मार दिया। किसने मारा था? सिमुक ने मारा था। और सिमुक ने किसका स्थापना किया? सातवाहन वंश का स्थापना किया। कब? 60 ईसा पूर्व में स्थापना किया। ठीक है। अब जब उसको मारकर 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश का स्थापना किया तो सातवाहन वंश कहाँ पे स्थित था? तो सातवाहन वंश जो था गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच एक जगह था। ठीक है ना। वहीं पे क्या किया? इसका स्थापना किया। और उस जगह को आज के डेट में हम क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश बोलते हैं। ठीक है। इसके समय था, यानी सातवाहनों के समय क्या था? माता का जो नाम था काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को पहले नाम के आगे आज के डेट में पिता का नाम जोड़ा जाता है। ठीक है ना। उस समय क्या था? माता का नाम जोड़ा जाता था। ठीक है। इसीलिए सभी शासकों के नाम के आगे क्या किया जाता है? माता का नाम मिलता है उस समय के सातवाहन युग के। जैसे में कौन कौन से उस समय राजा थे? सतकर्णी था। ठीक है ना। ये क्या था? सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था यह। ठीक है ना। और राजा कब बना था? 20 ईसा पूर्व में। ठीक। इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था नागनिका, ठीक है ना, उसने पूना में क्या किया था? एक जगह है नागघाट, उसमें अभिलेख लिखवाया था। ठीक है। और उस अभिलेख में किस चीज़ की चर्चा की गई थी इसमें बताया गया है। ठीक है ना। नागघाट का अभिलेख से पता चलता है कि किस चीज़ की उसने उसमें अंकन करवाया था। तो उसमें ये बताया जाता है कि जो पढ़ा गया तो उसमें पता चला कि उसने इसमें क्या किया था कि अश्वमेघ यज्ञ और दान दक्षिणा का उल्लेख किया है कि सातवाहन जो राजा था ये कि कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, कितने दान दिए थे, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। उसी के प्रकार क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में भी पता चलता है। यह भी क्या था? एक महान शासक था। ठीक है ना। इसके बारे में नासिक का जो गुहा लेख है उससे पता चलता है। ठीक है ना। नासिक के गुहा लेख से इसके बारे में पता चलता है। ऐसा बोला जाता है कि उसके जो घोड़े थे ना ये 3 समुद्र के पानी पीते थे। यानी 3 समुद्र के पानी पीते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर किसी न किसी राज्य पे अटैक करता रहता होगा या यहाँ से वहाँ इसका राज्य फैला होगा, इसीलिए तो, है ना। फिर बोला जाता है कि इसने कितने सालों तक शासन किया था? 24 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है। क्लियर। अब आते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुषाण वंश के आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताना है। क्वेश्चन पकड़ेंगे कुषाण वंश, ठीक है ना, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है, क्या? लॉन्ग में। और आर्थिक जीवन, उसके बाद में धार्मिक जीवन के बारे में बताना है,
अब इसी में आर्थिक जीवन से भी एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे में कुषाणकालीन आर्थिक जीवन के ऊपर प्रकाश डालें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो पहले इसको हम देखते हैं कि कुषाण वंश के आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताएं। ठीक है, अब कुषाण वंश का आर्थिक और धार्मिक जीवन क्या था उसके बारे में जानना है। तो बोला जाता है कि जो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था उसका नाम था कनिष्क। ठीक है ना, और इसने 78 ईसा पूर्व में क्या सम्राट बना और 101 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो कनिष्क था चीन को भी जीत लिया था। ठीक है ना, और कनिष्क ने ही कश्मीर में एक कनिष्कपुर जगह का, यह पूर्व है, पूर्व होगा, ठीक है ना, पूर्व होगा, कनिष्कपुर मतलब शहर का बसाव किया था। ठीक है, उस अब कनिष्क के द्वारा क्या हुआ था कि ये इतना ज़्यादा युद्ध करता था कि इससे तंग आकर इसके खुद मंत्री नहीं, इसके जो सेनापति थे इससे तंग आ गए थे और इसको क्या किया, मार डाला। ठीक है, अब इसके आर्थिक जीवन के बारे में बताना है। ठीक है, क्या बताना है, आर्थिक जीवन के बारे में बताना है। अब आर्थिक जीवन के बारे में इसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन भी बनता है एक और कि कुषाणकालीन आर्थिक जीवन के ऊपर प्रकाश डालें। अब आर्थिक जीवन कैसा था, तो आर्थिक जीवन क्या था इनका, अर्थव्यवस्था क्या था, अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था इनका रेशम मार्ग। ठीक है ना, क्या था, रेशम मार्ग, चीन से भारत और रोम। ठीक है ना, ये क्या था, रास्ता जाती थी। ठीक है ना, जहाज़ से। अब ये क्या किए थे कि जो कुषाण लोग थे वो इस जगह पे कब्जा कर रखे थे। अब यहाँ से जो भी जहाज जाएगा उसे टैक्स लेंगे, यानी चुंगी लेंगे। ठीक है ना, और इससे जो पैसा मिलेगा इसे अपने देश को विकास करने में लगाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार बताता है कि इनका जो कुषाण का जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था उसका क्या मतलब मेन स्रोत क्या था, रेशम मार्ग पर नियंत्रण। ठीक है ना, रेशम कहाँ से कहाँ जाता था, तो चीन से रोम जाता था। ठीक है ना, रोमवासी क्या करते थे, रोमवासी मान लीजिए ये तो रेशम जाता था रोम, लेकिन रोमवासी भारत से क्या लेते थे, मसाले लेते थे, मोती लेते थे, हाथी के दांत लेते थे, औषधियाँ लेते थे, चंदन लेते थे और सेंट यानी इत्र आदि लेते थे, यानी यहाँ से ले जाते थे। और बदले में क्या करते थे, पैसा तो देते नहीं थे, तो इसके बदले में क्या करते थे, सोना देते थे। ठीक है ना, इसके वजह से भारत में क्या था, सोना की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई थी और इसके कारण भारत की समृद्धि बहुत अधिक हो गई थी। इसीलिए भारत को क्या बोला था, सोने की चिड़िया बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला था, सोने की चिड़िया। ठीक है, फिर बोला जाता है कुषाणों को ही यह श्रेय जाता है कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। क्या किए थे, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आर्थिक जीवन क्लियर हुआ। अब आते हैं धार्मिक जीवन पे कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि कुषाण वंश के धार्मिक जीवन के बारे में बताएं। ठीक है ना, वैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो भी यही लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का तो हम पैराग्राफ बता ही दिए कि ऐसा लिखना है। ठीक है, धार्मिक जीवन, अब ये धार्मिक जीवन मतलब ये किस धर्म को मानते थे कनिष्क, इसके बारे में है। तो ऐसा बताया जाता है कि कनिष्क जो था बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है ना, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बारे में बताया जाता है कि अशोक के तरह ही, यानी जो अशोक थे उनके तरह ही इसने क्या किया था, मैंने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए चीन तक धर्म प्रचारकों को भेजा था। ठीक है ना, और कनिष्क के काल में ही जो कश्मीर का एक जगह है कुंडलवन, वहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है ना, क्या किया था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है, इसी के समय में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उस पर क्या किया था, ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उसका प्रभाव बढ़ गया था। ठीक है ना, पहले कम था, उसके बाद में आस्ते आस्ते क्या हुआ, बढ़ने लगा। ठीक है, फिर इसी के काल में जो बौद्ध विद्वान थे जैसे में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, इसके दरबार के क्या थे, शोभा बढ़ाते थे। यानी अगर मान लीजिए कि एक राजा है और राजा के दरबार में अगर कोई अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं तो क्या होगा, इसके इनकी वजह से इसका नाम होगा। ठीक है, कि भाई हम फलाना व्यक्ति फलाने राज्य में मौजूद है। ठीक है, ये हुआ धार्मिक जीवन। उसके बाद में आते हैं कुषाणकालीन कला एवं स्थापत्य। और कला एवं स्थापत्य का मतलब होता है कि मूर्ति कला, पेंटिंग, ये सब के बारे में बताना है। तो कुषाण काल में ही बौद्ध कला का अत्यधिक प्रगति हुई, यानी बौद्ध कला यानी मूर्ति बनाने की कला। ठीक है ना, उसके बाद स्तूप कला। अब स्तूप कैसे बनता था, हमने बताया था कि जो बौद्ध की अस्थियाँ थी जलाए हुए राख पे, उस पर क्या करते थे, बड़ा सा गुम्बद टाइप का बना देते थे। ठीक है ना, तो इसी में क्या हुआ, स्तूप एवं विहार का निर्माण कराया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, निर्माण कराया। फिर बोलता है कि कनिष्क के काल में ही गंधार कला एवं मथुरा शैली का क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला था। गंधार कला और मथुरा शैली का क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला था कनिष्क के काल में ही।
ठीक है, कुषाण के काल में ही। चलिए अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गंधार कला शैली के ऊपर टिप्पणी लिखें। क्या करना है, गंधार कला शैली के ऊपर, और गंधार कला का विशेषता क्या थी उसके बारे में बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। बोला जाता है कि जो गंधार कला शैली थी वो किनकी द्वारा भारत लाई गई थी, वो थे ग्रीक, रोमन, हिंदू, यूनानी आदि नामों से पुकारा जाता था इस किसको, गंधार कला शैली को। ठीक है ना। बोला जाता है कि कला का जो मुख्य केंद्र था वो भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा था वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है ना। और ये जो गंधार कला शैली थी इस पे ज़्यादातर जोर किसका था, यूनानी का, रोमन का, और इन लोगों का ज़्यादा क्या था, प्रभाव था। ठीक है ना। इस कला का विकास भारत में शकों और कुषाणों ने किया था। ठीक। फिर बोलता है कि गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति बनाना। अभी इस शैली के अंतर्गत बुद्ध का जो मूर्ति था इतना सुंदर बनाया जाने लगा कि मतलब जो एक यूनान का जो देवता थे जिसका नाम था अपोलो, ठीक है ना, उसके भांति लगने लगा बौद्ध की मूर्ति। ठीक है ना। तो इस किसके अंदर बनाया जाता था, गंधार कला के अंतर्गत। फिर बोला जाता है कि इसके विषय में बताया जाता है कि कहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है ना। ये गंधार कला को कहाँ से लिया गया है, तो बोलते हैं कि इसको जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय है उसके ग्रंथों से क्या किया गया, इसको लिया गया है। ठीक है ना। फिर बोलता है कि जो गंधार मूर्ति कला का जो मतलब नमूना है वो कहाँ से पता चलता है और किस तरह पता चलता है, तो ये भी अभी हम बताएंगे कहाँ से पता चलता है। बौद्ध धर्म के महायान जो शाखा है उससे पता चलता है। ठीक है ना। फिर गंधार कला में जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बौद्ध की ही मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है ना। इस कला में हिंदू देवी देवता के भी मूर्ति बनाए जाते थे, और ये किस चीज़ से बनती थी, चूने तथा पक्की मिट्टी से बनती थी। किससे बनती थी, चूने से और पक्की मिट्टी से बनाई जाती थी। ठीक है ना। और इसमें क्या बताएं कि हिंदू देवता देवी देवता का भी क्या था, का मूर्ति बनता था। ठीक। इसके बाद आता है मथुरा कला शैली के ऊपर प्रकाश डालें। ठीक है ना, क्या है, मथुरा कला। ठीक। और मथुरा कला के बारे में जानते हैं तो बोला जाता है कि जो कुषाण शासक था कनिष्क और वसुदेव, ये कुषाण शासक में कनिष्क और वसुदेव, ठीक है ना, इसके काल में क्या हुआ था, इस कला का अत्यधिक विकास हुआ था। ठीक है ना। किसके काल में हुआ था, कनिष्क और वसुदेव के। ठीक है ना। कुषाण काल में जो राजा थे कनिष्क और वसुदेव, इसके काल में क्या हुआ, मथुरा कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है ना। इसकी जो शैली थी वो पहली ईसा पूर्व में ज़्यादा प्रचलित हुई थी। ठीक है। और आगे उत्तर भारत में इस पे क्या किया, मूर्तिकला शैलियों पर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, यानी जो मूर्तियाँ बनाई जाने लगी इसका जो नमूना था उस पर दिखने लगा था। ठीक है। उसके बाद में आता है गुप्त काल में भी क्या हुआ, इस शैली का मतलब अंतर दिखा, माने उस मूर्ति बनाने पे भी दिखा था। किसके काल में, गुप्त काल में भी दिखने लगा था। ठीक है ना। जो मथुरा कला शैली का विकास था उसका स्वरूप किस पे माना जाता था, इसी पे गुप्त काल में भी माना जाने लगा था। ठीक। फिर बोला जाता है कि इसमें कुछ यूरोपीय विद्वानों ने क्या किया था, इसमें जो बताया जाता है कि प्रारंभ में अनेक यूरोपीय विद्वानों का मानना था कि जो पहले बुद्ध की मूर्ति बनती थी वो गंधार कला में बनती थी। ठीक है ना, गंधार कला में बनती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ विद्वानों ने, फिर भारतीय विद्वानों को यह स्पष्ट कर दिया कि नहीं, बुद्ध की जो मूर्ति थी गंधार कला में नहीं बनकर मथुरा कला में बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ठीक है, 31 नंबर। आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमरावती शैली की व्याख्या करें। क्या करना है, अमरावती शैली का व्याख्या करना है। ठीक है। अब देखिए अमरावती शैली क्या है, इसको जानते हैं। ठीक है, तो अमरावती शैली की व्याख्या करना है। तो अमरावती शैली के बारे में जानते हैं। तो अमरावती शैली के बारे में बताया जाता है कि जो कुषाणकालीन मथुरा एवं गंधार शैली से ये क्या था, अलग था। अमरावती शैली कुषाणकालीन जो मथुरा एवं गंधार शैली थी इससे क्या थी, अलग थी। और ये कहाँ पे ज़्यादा प्रचलित थी, दक्षिण भारत में। ठीक है ना, दक्षिण भारत में अमरावती शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है ना। विकास कितनी सदी में हुआ था, यह शैली द्वितीय शताब्दी में विकास हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पे, कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद में बताया था कि अमरावती शैली और कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो अमरावती शैली भरहुत, गया,
ठीक है ना, सांची, तथा बाद में गुप्त और पल्लव काल में भी क्या किया, इसको जोड़ा जाने लगा। ठीक है ना, बिहार के ये कुछ जगह थे वहाँ पे तो हुआ ही, और उसके बाद में गुप्त और पल्लव के काल में भी क्या किया गया, इसको विकास माना जाता है। ठीक है, फिर बोला था कि इस कला का जो प्रमुख विशेषताएं थी ये किससे जुड़ी हुई थी, बौद्ध प्रतिमाओं से जुड़ी हुई थी। ठीक है ना, यानी बुद्ध भगवान की जो मूर्ति थी उससे जुड़ी हुई थी। इसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बौद्ध भगवान की मूर्ति से ही जुड़ी थी, इसके साथ साथ और क्या था, स्त्री और पुरुषों का भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी इससे। ठीक है ना, इस जो मूर्ति का जो प्रमुख विशेषताएं थी वो किस चीज़ से बनती थी, इसमें संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। सफ़ेद जो संगमरमर है उसका प्रयोग किया जाता था इसमें। ठीक है, अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त साम्राज्य को संक्षिप्त में बताएं। को होगा यहाँ पे, को छूटा हुआ है, गुप्त साम्राज्य को संक्षिप्त में बताएं। ठीक है ना, अब गुप्त साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है ना, कब किया था गुप्त साम्राज्य का मतलब एस्टेब्लिश, यानी उसको कब बनाया गया था, 319 ईसा पूर्व में बनाया गया था और 350 ईस्वी तक चला था। 319 ईस्वी से शुरू हुआ और 350 तक चला। ठीक है ना, कौन था इसका गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था, उसका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है ना, इसके बाद कौन सा राजा बना, घटोत्कच बना। ठीक है ना, लेकिन इसका जो सबसे प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है ना, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है ना, इसके काल में क्या किया गया था, गुप्त संवत को मतलब प्रारंभ किया गया। गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि इसी के काल में गुप्त संवत को क्या किया गया, मनाया गया, यानी प्रथम बार इसको गुप्त संवत चलाया था इसने। किसने, गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने। आइए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना क्यों किया जाता है, स्पष्ट करें। ठीक है ना, नेपोलियन से तुलना। देखिए ये जो कहावत है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना किया जाता है, ये थोड़ा कहानी उल्टा है, क्योंकि समुद्रगुप्त क्या था, नेपोलियन से पहले था। समुद्रगुप्त नेपोलियन से पहले था और नेपोलियन क्या था, बाद में था। तो इसलिए बोलना चाहिए कि जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त के समकालीन था। ठीक है ना, यानी उनके समकालीन नहीं, कि जो नेपोलियन था वो समुद्रगुप्त के जैसा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना क्यों किया जाता है, स्पष्ट करें। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे कि विद्वानों ने क्या बोला है कि उनके द्वारा कहना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह तुलना सही है, मगर इसका जो कथन है वो गलत है। ठीक है ना, एक्चुअली में बोलना चाहिए कि जो समुद्रगुप्त का काल है, जो समुद्रगुप्त का काल था 350 से 375 ईस्वी में था, और नेपोलियन का काल 1400 वर्ष पूर्व था। ये देखिए ये कितना साल पहले है और ये कब का है। ठीक है ना, इसलिए मतलब जिन्होंने इसके बारे में तुलना की है उनको कहना चाहिए था कि जो नेपोलियन था वो क्या था, यूरोप का समुद्रगुप्त था। ठीक है ना, और समुद्रगुप्त की जो प्रतिभा थी वो बहुमुखी थी, यानी चारों दिशाओं में इसकी क्या थी, जय जयकार थी, यानी चारों दिशाओं में ये अपना प्रभाव छोड़ रखा था। ठीक है, इसके काल में जो सिक्के जारी हुए थे उससे पता चलता है कि अश्वमेघ यज्ञ इसने भी कराया था। ठीक है ना, और इसके जो सिक्के हैं उस सिक्के पर क्या, इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना, इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो क्या था, संगीत प्रेमी था। ठीक, क्लियर। आइए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कौन था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसने क्या किया था, अपने नाम में विक्रमादित्य की उपाधि लगाई थी। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कौन था, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय बोला जाता है कि यह शक्तिशाली सम्राट था। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत शक्तिशाली सम्राट था। ठीक है ना, इसने अपने नाम में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बताया जाता है कि उसने क्या किया था कि नाग राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया था। ठीक है ना, एक राज्य था नाग, वहाँ की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नाग, उससे क्या किया था, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक, फिर उसके बाद में बोला था कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय था अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। ठीक है ना, किसके लिए जाना जाता था, सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। ठीक, इसके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब होता है कि 9 व्यक्ति ऐसे जो अपने क्षेत्र में क्या थे, महारत हासिल किए थे। क्या, महारत हासिल किए थे।
ठीक है ना। तो इसके दरबार में ऐसे ऐसे लोग थे, ठीक है ना। इसलिए क्या बोला था कि इसके दरबार में क्या था, नवरत्न थे, ठीक है ना। वो स्वयं वैष्णव था, यानी कि विष्णु भगवान का भक्त था, ठीक है ना। उसकी दो राजधानियाँ थी, उज्जैन और कौन था, उज्जैन, पाटलिपुत्र और उज्जैन था, ठीक है ना। इसकी दो राजधानियाँ इसने अपने राज्य की बनाई थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन, ठीक है ना। इसने क्या किया था, इसके दरबार में जो एक प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान था, ठीक है ना, भारत आया था, इसी के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, ठीक, क्लियर। अब आते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कुमारगुप्त प्रथम कौन था, बताएं। अब कुमारगुप्त के बारे में बताना है। तो कुमारगुप्त को बोला जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, ठीक है ना। क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इसका काल बताया जाता है कि यह शांति का काल था। क्या था, शांति का काल था और समृद्धि का काल था, ठीक है ना। इसके बारे में बताया जाता है कि मंदसौर से में जो रेशम काटने वाली एक श्रेणी के अभिलेख से इसके द्वारा की गई मालवा विजय का पता चलता है। यानी मंदसौर में एक जगह है रेशम काटने वाली, ठीक है ना, वहाँ से जो श्रेणियाँ प्राप्त हुई है इसके बारे में पता चलता है कि ये क्या मालवा का पर विजय प्राप्त कर चुका था, ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि स्कंदगुप्त कौन था, बताएं। स्कंदगुप्त के बारे में बताना है। तो स्कंदगुप्त कौन था, तो ये स्कंदगुप्त किसका पुत्र था, कुमारगुप्त का पुत्र था, ठीक है ना। इसके समय में क्या हुआ था, भारत पर आक्रमण हुए, ठीक है ना। और किसने किया था, हुणु ने, ठीक है ना। हुणु ने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है ना। और हुणु को क्या हुआ, इसने परास्त कर दिया, ठीक है ना। और हुणु को पराजित करने वाला ये क्या था, स्कंदगुप्त भारत का नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया यूरोप पर क्या था, प्रथम वीर था। जो हुणु को आक्रमण किया था पूरे एशिया में और यूरोप में ये प्रथम एक राजा था, वीर था, इसको बोला था कि वीर, ठीक है ना, स्कंदगुप्त, ठीक है ना। क्या था, किनको पराजित किया था, हुणु को पराजित किया था, और इसलिए इसको क्या बोला था कि संपूर्ण एशिया और यूरोप का ये प्रथम वीर था, ठीक है। अब इसके बारे में बताया जाता है कि जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत का पता चलता है, ठीक है ना, कि इसने भी क्या किया था, सुदर्शन झील को मरम्मत करवाया था, ठीक है ना। अब देखिए कि हर राजा के समय में देखेंगे चंद्रगुप्त के बाद से सुदर्शन झील का जिक्र आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो नहर थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा, इसलिए कि उस समय इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। क्या था, कृषि था। इसलिए क्या पता चलता है कि ये इस झील से कि हाँ, कि हर राजा के समय में कि अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था, ठीक है, क्लियर। चलिए 38 नंबर क्लियर हो गया। 39 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त प्रशासन के ऊपर टिप्पणी लिखे, ठीक है ना। गुप्त प्रशासन के ऊपर टिप्पणी लिखे। अब गुप्त प्रशासन कौन है, चलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है ना। अभी तक इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।